वाह मोदी जी वाह, आपने गजब कर दिया। चीन और उसकी सत्ता को जिस प्रकार से भिगो भिगो कर मारा है, वैसी विदेश नीति तो आज तक कभी देखने को ही नहीं मिली। चीन के भीतर जहां चीनी सेना को वहां के लोग बजा रहे हैं, वहीं बाहर में चीन की सेना को भारत की सेना धो रही है। और तवांग में पिटने से पहले क्या चीन ये भूल गया कि किस प्रकार उसे डोकलाम में हार का सामना करना पड़ा था? क्या चीन ये भी भूल गया कि गलवान में किस प्रकार से उसे बुरी पराजय का सामना करना पड़ा था? और आज अरुणाचल प्रदेश के जिस तवांग को लेकर चीन भिड़ने आया है, लड़ने आया है, क्या वो ये भी भूल गया कि 2017 में ही प्रधानमंत्री मोदी ने उसके ही सबसे बड़े दुश्मन दलाई लामा को वहां पर भेज दिया था? और जिस अरुणाचल प्रदेश में अपने ही देश के प्रधानमंत्री के आने पर चीन गुर्राता था, और इसकी वजह से उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अपने दौरे कम कर दिए थे, उसी अरुणाचल प्रदेश में, उसी नॉर्थ ईस्ट में मोदी सरकार ने इतने मंत्रियों को भेज दिया कि चीन की बोलती बंद कर दी। आप ये रिपोर्ट में भी देखिएगा। और अब तो चीन के सबसे बड़े दुश्मन दलाई लामा को अरुणाचल प्रदेश भेजने की तैयारी हो रही है। लेकिन मजा देखिए, जब पाकिस्तान के साथ भारत की भिड़ंत होती थी तो यही भारत यूएन में जाकर रोता था। लेकिन आज जब चीन और भारत की भिड़ंत हो रही है तो चीन सबके सामने रोता है। तवांग में भिड़ंत की कहानी इन्हीं पन्नों में छिपी है। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। आगे कुछ बात बताने से पहले या फिर खबरों की तह में जाने से पहले आपको सबसे पहले यह खबर जानना जरूरी है। अरुणाचल प्रदेश के पास जो भारत और चीन की सीमा है, एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वहां पर एक भिड़ंत हुई है। इसे गलवान पार्ट 2 कहा जा रहा है। और जो खबरें छन छन कर आ रही है, देखिए जिस समय मैं खबर बना रहा हूं उस समय की बात कि 300 सैनिक, चीन के 300 सैनिक यहां पर भिड़ने के लिए आए थे इस तवांग एरिया में। और आप देखिए रिपोर्ट के अनुसार ये जो चीनी सैनिक थे वो भारत के एक पोस्ट को हटाना चाहते थे। भारतीय सैनिकों ने चीन की इस हिमाकत का जवाब दिया और दोनों देशों के की जो सेनाएं हैं उसके बीच एक भिड़ंत हुई। इसके बाद चीनी सैनिकों को वहां से भागना पड़ा। अब आप समझिए, चीन के 300 सैनिक 9 दिसंबर 2022 को पीएलए ट्रूप्स ने तवांग सेक्टर के यांगसे एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया है अध्यक्ष महोदय, और इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई है। भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया अध्यक्ष महोदय। भारत के सैनिक भी घायल हुए हैं। कहा जा रहा है कि 6-7 सैनिक घायल हुए हैं, लेकिन चीन के अधिकतर सैनिक घायल हुए हैं और वहां बड़े बड़े अधिकारियों को भी चोट लगी है। अभी ये खबरें छन छन कर आ रही हैं और जैसे इसमें जानकारी होंगी वो तो आप मीडिया रिपोर्ट में देखेंगे। लेकिन ये जानना जरूरी है कि ये तवांग है कहां पर। ये जगह यांगसे, ये भी एक महत्वपूर्ण जगह है। ये आसपास है, 35 किलोमीटर की दूरी है। और इस यांगसे में पिछले साल नवंबर में यहां पर भी एक भिड़ंत हुई थी, बहुत ही माइनर भिड़ंत हुई थी। यांगसे वो इलाका है दोस्तों जो मार्च के महीने तक, मार्च तक बर्फ से ढका रहता है। और ये इलाका बहुत ही महत्वपूर्ण है रणनीतिक रूप से, भारत के लिए भी और चीन के लिए भी। क्यों महत्वपूर्ण है इस बात को समझिए, क्योंकि ये वो इलाका है जहां से पूरे तिब्बत पर नजर रखी जा सकती है। पूरा एलएसी जो भारत और चीन की सीमा है ना, वहां पर नजर रखी जा सकती है। और जो रिपोर्ट मैंने देखी है, यहां पर हजारों सैनिक भारत और चीन के हमेशा गश्त लगाए रखते हैं। यानी तवांग पर कब्जा जिसके लिए भिड़ंत हो रही थी, पूरे पूर्वी हिस्से पर कब्जा। और चीन बहुत अच्छे से जानता है दोस्तों कि अगर तवांग पर उसने कब्जा कर लिया तो ना केवल तिब्बत पर, जहां पर जो
अशांति पैदा होती है या विद्रोह की खबरें आती है चीन के खिलाफ, उस पर नजर रख सकता है, बल्कि भारत के ऊपर भी, भारत की जो कार्रवाई है, जो मोदी सरकार इस समय बड़ी कार्रवाई कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर रही है, उस पर भी नजर रखी जा सकती है। तवांग चीन के लिए कितना महत्वपूर्ण है, ये इसी बात से समझा जा सकता है कि आज जहां चीनी सैनिक पिटकर भागे हैं, उसी तवांग इलाके में 1962 में युद्ध हो चुका है। तवांग का युद्ध रोंगटे खड़े कर देने वाला युद्ध है। कहते हैं उस लड़ाई में 800 जवान शहीद हुए थे और 1000 जवानों को चीन ने बंदी बना लिया था। और तवांग का इसके अलावा, ये तो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, ये आप समझ गए, इसका एक धार्मिक महत्व भी है। तवांग मठ दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मठ है और भारत के भीतर ये सबसे बड़ा मठ है। अब चीन ने भले ही तिब्बत पर कब्जा कर लिया, लेकिन तवांग को वो पकड़ नहीं पाया। तिब्बती लोगों को जो कहते हैं ना कि वो चीन में एकदम घुल मिल जाना, वो बातें तो अब तक नहीं हो पाई। तिब्बत का कल्चर अलग है, तिब्बत का रहन सहन, संस्कृति, सब कुछ अलग है और तिब्बती लोग आज भी घुल मिल नहीं पाए। इसका मतलब है चीन की ये कसक भी है कि अगर तवांग मठ पर कब्जा हो जाए तो फिर तिब्बती लोगों को आसानी से मिलाया जा सकता है। और ये 10,000 फीट की ऊंचाई पर ये जो तवांग मठ है, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ये वो जगह है जहां पहली बार तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा सबसे पहले पहुंचे थे। ये वो जगह है। इसके बाद अप्रैल 2017 में इसी जगह पर मोदी सरकार ने दलाई लामा को भेजा था। उस समय चीन का खून खौल उठा था, लेकिन कुछ नहीं कर पाया। भाई मोदी सरकार है, आप क्या करेंगे? आप जब भी छेड़ते हैं आपको कितना बुरा परिणाम भुगतना पड़ता है, यह आपको पता है। इसके बाद शी जिनपिंग ने क्या किया वो भी आप देख लीजिए। चुपचाप तवांग के करीब स्थित निंगची का दौरा किया था। वह चीन के पहले नेता थे जो इस जगह पर पहुंचे थे। यानी वो कुछ कर नहीं पाया, लेकिन शी जिनपिंग पहुंच गए देखने के लिए। चूंकि अपने लोगों को भी तो एड्रेस करना है। यानी चीन की कोशिश ये है कि अगर सांस्कृतिक रूप से, जो सांस्कृतिक रूप से समृद्ध नगरी है, मठ है, तवांग मठ, अगर उस पर कब्जा हो जाए तो तिब्बत को बड़ी आसानी से अपने कंट्रोल में भी रखा जा सकता है। लेकिन यह मामला जितना सहज लगता है या टीवी चैनल्स दिखा रहे हैं, उतना सहज ये है नहीं। अब अगर आप इस भिड़ंत को जो तवांग में हुई है, अगर उसको सिर्फ इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द समेट दें तो उससे बात बनेगी नहीं। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसी घटनाएं हाल के दिनों में हुई जिस पर ध्यान जाना बहुत जरूरी है। अभी भारत ने एक बहुत बड़ा काम किया है वैश्विक स्तर पर। G20 की कमान भारत ने संभाली है, प्रधानमंत्री मोदी ने संभाली है और ये विश्व इतिहास में पहली बार हो रहा है। जाहिर है चीन को ये फूटी आंख नहीं सुहा रहा है। उसे ये पसंद नहीं है कि दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी जो अमेरिका का राष्ट्रपति है, वो भारत के प्रधानमंत्री को सलामी दे। और जिस पाकिस्तान को, अभी तो एक रिपोर्ट आई आप देख सकते हैं, जिस पाकिस्तान को उसने वाकई में, मतलब ये शब्द की बात नहीं, एक तरीके से गुलाम बना रखा है, उसकी मदद के लिए खुद यूएन विनती करे भारत से, पाकिस्तान को बोले कि भैया जाओ भारत से अब बोलो, वही मदद करेगा। चीन को क्या अच्छा लगेगा? जाहिर है चीन को जो मोदी जी का बढ़ता हुआ कद है वो पसंद नहीं आ रहा है। इसके अलावा जिस तरीके से मैक्सिको ने, हाल की कुछ घटनाएं दिखा रहा हूं आपको, मैक्सिको ने औपचारिक रूप से रूस और यूक्रेन के युद्ध को रुकवाने के लिए एक पैनल बनाने की मांग की, चिट्ठी लिखी और उसमें मोदी को शामिल करने का आह्वान किया है। वो भी चीन को नहीं पसंद आ रहा है। अब आप तमाम घटनाक्रम को एक तरीके से देखिए। रूस के राष्ट्रपति पुतिन का भारत की तारीफ करना, यूक्रेन का भारत की तारीफ करना, या फिर बाकी अन्य देशों का, क्या चीन इसे पसंद करेगा? क्यों? क्योंकि चीन खुद इस वजह से, भारत की कूटनीति की वजह से पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ चुका है। अब एक ऐसी खबर जिससे चीन को बहुत मिर्ची लगी है। G20 का अब शिखर सम्मेलन तो भारत में होगा, कमान मोदी जी ने संभाल ली है।
लेकिन इस G20 की जो बैठकें होंगी उसमें एक महत्वपूर्ण लोकेशन के रूप में कश्मीर का भी चयन किया गया है। अब कश्मीर में अगर G20 के बड़े बड़े दिग्गज नेता पहुंचेंगे तो वो तो अपनी आंखों से देखेंगे ना कि कश्मीर के हालात क्या हैं। तो पाकिस्तान का जो प्रोपेगेंडा है वो तो ध्वस्त हो जाएगा। अब पाकिस्तान ने इसका विरोध किया तो चीन ने भी उसका समर्थन कर दिया। ग्लोबल टाइम्स में बड़े बड़े लेख लिखे गए, आप देख लीजिए। लेकिन भारत ने पाकिस्तान तो छोड़िए, चीन को ही औकात दिखाने की कोशिश की। अब लद्दाख में भी ये बैठक होगी और लद्दाख में G20 का कार्यक्रम चीन के लिए एक तमाचा है। अगर चीन को आना है ना तो उसे लद्दाख में आना पड़ेगा। वो भारत के प्रधानमंत्री का विरोध करता है, लेकिन अब उसे ही लद्दाख में लाना पड़ेगा, क्योंकि लद्दाख को लेकर चीन का स्टैंड क्या है ये भी आप समझ लीजिए। तो ये एक अलग एंगल है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। वैसे शी जिनपिंग की एक और बड़ी परेशानी है और ये परेशानी कोरोना महामारी से जुड़ी हुई है। कोरोना महामारी के दौरान आप याद कीजिए किस प्रकार से चीन ने भारत के प्रधानमंत्री का मजाक उड़ाया था। आपको इससे जुड़ी एक बड़ी खबर डिटेल में दिखा चुका हूं, इस पर व्यंग्य कसा गया था। लेकिन आज हालात देखिए, चीन तो सबसे पहले वैक्सीन बना लिया था उसने, लेकिन क्या हाल हुआ? वो नकली वैक्सीन थी, वो दुनिया में मजाक का पात्र बन गया और खुद को भी नहीं बचा पाया। लेकिन भारत ने वैक्सीन बनाई, भारत ने पूरी दुनिया को वैक्सीन वितरित की, अपने भी देश में कोरोना को कंट्रोल में लेकर आया। लेकिन आज वही कोरोना जिसको लेकर के उसने भारत का मजाक उड़ाया था, वही कोरोना चीन में तबाही मचा रहा है। लेकिन भारत में इसकी तारीफ हो रही है, पूरी दुनिया तारीफ कर रही है। ये आप देख लीजिए। बल्कि एक और रिपोर्ट देखिए कि वहां तो क्या कुछ हो रहा है, मैंने आपको दिखाया। 17 नवंबर से भारत में मास्क पहनने के नियम को भी खत्म कर दिया गया। मतलब इतने अच्छे और बेहतर हालात हो चुके हैं। लेकिन चीन में जीरो कोविड पॉलिसी के खिलाफ लोगों ने विद्रोह कर दिया है। आप ये रिपोर्ट देखिए, सेना से भिड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। कई सारी रिपोर्टें, कई शहरों में ये विद्रोह की आग सुलग रही है। और एक रीजन ये भी बताया जा रहा है कि अपने लोगों को, कल तक ये काम पाकिस्तान करता था, अब चीन कर रहा है। पाकिस्तान में होता था ना कि वो अपने हालात सुधार नहीं पा रहे हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस हो गई है, जो देश की हालत है वो बहुत ही खराब है, तो उससे लोगों का ध्यान भटकाने के लिए वो भारत की ओर उलझा देते थे। अब यही काम शी जिनपिंग कर रहे हैं। लोग संभल नहीं रहे हैं, परिस्थितियां खराब हो चुकी हैं। कोविड की वजह से वहां के लोग गुस्से में हैं, सेना को वो कर रहे हैं। शी जिनपिंग के लिए बोल रहे हैं कि भैया सत्ता छोड़ो। ये चीन के इतिहास में पहली बार हो रहा है और इसी से ध्यान भटकाने के लिए तवांग में ये भिड़ंत की गई है। तो ये एक परिस्थिति और नजर आती है। अब ये परिस्थिति आप इकोनॉमी के लेवल पर भी देख लीजिए। चीन में इकोनॉमी जो है ना वो पटरी से उतर रही है। जिस बात को लेकर मोदी सरकार पर तंज कसा जाता था कि चीन की अर्थव्यवस्था एकदम बड़ी अच्छी है और आगे बढ़ रही है, आज वो अर्थव्यवस्था ढह रही है। वहां की इकोनॉमी बहुत ही बुरी अवस्था में है, जबकि भारत की इकोनॉमी में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। कई सारी रिपोर्टें हैं मेरे पास जो मैंने खंगाली है और एक एक मुद्दे की बात उठा लीजिए, चाहे महंगाई की बात हो आप देखिए, या फिर विकास दर की बात हो। विकास दर में भी भारत सबसे आगे है। भारत की स्थिति बेहद मजबूत है। आप देख लीजिए, मंदी को लेकर बड़ी आशंकाएं हो रही हैं कि अमेरिका समेत जितने विकसित देश हैं वहां की स्थिति खराब है। यूरोप में महंगाई बहुत बुरी स्थिति में है। चीन में लोग बेरोजगार हो गए हैं। लेकिन भारत में परिस्थिति एकदम अलग है। जो चीन कल तक मैन्युफैक्चरिंग हब बना हुआ था, अब उसका भी स्थान भारत ने ले लिया है। तो इन परिस्थितियों में जब आप एक हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि तवांग की लड़ाई का, जो तवांग में मुठभेड़ हुई है, उसका क्या महत्व है। साथियों, चीन कभी भी भारत के लिए भरोसे वाला देश नहीं रहा है। उसे जब भी मौका मिला उसने भारत के विश्वास को तोड़ने की भरपूर कोशिश की। याद कीजिए, दशकों पहले नेहरू जी के समय हिंदी चीनी भाई भाई के नारे उछाले गए, लेकिन उसी की आड़ में
क्या किया गया? भारत के सैनिकों की हत्या की गई, भारत पर आक्रमण कर दिया गया, भारत के विश्वास को पूरी तरह से छलनी कर दिया गया। और नेहरू जी इसी मुगालते में रहे कि हमारे संबंध अच्छे हो जाएंगे। कहा तो यह भी जाता है कि यहाँ के सैनिक कह रहे थे कि हमें इजाजत दीजिए, खुलकर लड़ने का मौका दीजिए, लेकिन वो मौका नहीं दिया गया। और उस समय भारत की वायुसेना दुनिया के सर्वश्रेष्ठ वायुसेना में से एक थी, लेकिन उसका भी इस्तेमाल नहीं किया गया। लेकिन आज परिस्थिति एकदम अलग है। आज मोदी सरकार चीन की सत्ता को बहुत अच्छे से जानती है, समझती है और कार्रवाई करने का दमखम भी रखती है। इसीलिए जब मोदी सरकार आज सत्ता के शीर्ष में है, तो आप यकीन कर सकते हैं कि अगर कोई भी खबर इससे जुड़ी हुई आ रही है तो भारत ने उसका करारा जवाब दिया होगा। अभी तो खबरें छन छन कर आ रही हैं, लेकिन जैसे जैसे ये पूरी खबर आपके सामने आएगी तब पता चलेगा कि भारत के बहुत ही कम सैनिक घायल हुए, जबकि चीन के अधिकतर सैनिक घायल हुए, चीन के बड़े अधिकारी भी घायल हुए। और चीन अगली बार कोई कार्रवाई करने से पहले 100 बार सोचेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।